ओके। हम लोगों ने पिछले वीडियो में काइनेमेटिक्स के चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर्स, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखा था। स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं, इनको हम लोगों ने देखा। वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोगों ने देखा। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोगों ने देखा। तो उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें जो कि टॉपिक काइनेमेटिक्स का है, फिजिक्स एलिमेंट का है। ओके। जैसे कि कभी कभी आपको वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वेक्टर को हम उसके अलोंग या उसके पैरेलल ट्रांसलेट कर देते हैं तो वेक्टर पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक ना, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक ना। तो इफ ए वेक्टर इज ट्रांसलेटेड along itself or parallel to itself, then vector remains unchanged. वेक्टर पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर को मैंने यहाँ यूज कर लिया, इसके ठीक सामने ऐसे, इसको यहाँ से मैं यहाँ ले गया, मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज होने दिया, या हम इसको यहाँ ले गए, मैग्नीट्यूड को मैंने चेंज नहीं होने दिया, तो इस तरह से वेक्टर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो फिर एक बार कहेंगे कि अगर किसी वेक्टर को हम उसके अलोंग या उसके पैरेलल ट्रांसलेट कर देते हैं तो वेक्टर पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली है कि वेक्टर चेंज हो जाएगा। If magnitude of a vector changes, then vector will change. अगर किसी वेक्टर के हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि वेक्टर बी है और हम डायरेक्शन को ना चेंज करते हुए हम इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बी अब नहीं रहा, यानी वेक्टर चेंज हो चुका है, वेक्टर चेंज हो चुका है, वेक्टर चेंज हो चुका है। तो अगर किसी वेक्टर के हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। या हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंजेस देन वेक्टर विल चेंज, तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि ये वेक्टर है, सी वेक्टर है और मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अब विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, तो ध्यान रखिएगा ये वेक्टर अब सी नहीं रहा, ये वेक्टर अब सी नहीं रहा है, यानी वेक्टर चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों को चेंज कर देते हैं तो भी वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है और मैंने इसको ऐसे कर दिया तो निश्चित रूप से डी नहीं है। ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि if a vector is translated along itself or parallel to itself, then vector means unchanged. ओके। वेक्टर को अगर हम उसके अलॉन्ग ट्रांसलेट कर दें या उसके पैरेलल ट्रांसलेट कर दें तो वेक्टर पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चेंजेस देन वेक्टर विल चेंज। अगर हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को चेंज कर देते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंजेस देन वेक्टर विल चेंज, तो वेक्टर तभी चेंज हो जाएगा। इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंजेस देन वेक्टर विल चेंज। अगर हम दोनों को चेंज कर देते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ओके। तो इनमें कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उसको अलोंग ट्रांसलेट कर देते हैं वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाता है। अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाता है। अगर हम दोनों को चेंज कर देते हैं तो वेक्टर विल चेंज, तो वेक्टर विल चेंज। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब उसको हम हटाते हैं।
कुछ डेफिनेशन है वेक्टर्स की, कुछ डेफिनेशन है, जैसे इक्वल वेक्टर, जैसे इक्वल वेक्टर्स, जैसे इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स शब्द से ही क्लियर है, इक्वल वेक्टर्स यानी वैसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। यानी दोज वेक्टर्स which have, those vectors which have same magnitude and direction are called इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आराम से आप कह सकते हो कि ए बराबर बी या बी बराबर किसके, ए के, दोनों ही इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर मैंने इसको कहा सी कहा और इसको डी कहा, ओके, इसको मैंने सी कहा और इसको मैंने डी कहा, आराम से कह सकते हो दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है, तो सी बराबर आप लिख सकते हैं किसके, डी के लिख सकते हैं, या डी बराबर लिख सकते हैं किसके, सी के लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है। ओके, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। या हमने ऐसे आपसे कहा कि सपोज कीजिए कि वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड को मैंने चेंज नहीं किया है, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, तो हम आराम से कह सकते हैं P बराबर Q के या Q बराबर P के। ओके, तो इस तरह से ये भी आपको निगाह में रखना है, क्योंकि इसमें कहीं पर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वैसे वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which have same magnitude and direction, जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं, वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे ये सभी वेक्टर्स इक्वल हैं, यहाँ पर ए बी के बराबर है, यहाँ पर सी डी के बराबर है, यहाँ पर पी क्यू के बराबर है, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कह सकते हो इक्वल वेक्टर्स। इसी तरह से मैंने आपसे कहा नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, नाम से ही आप देख रहे हो नेगेटिव वेक्टर्स। वैसे वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, जिनके मैग्नीट्यूड्स सेम होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, आर कॉल्ड, इन्हीं को कहा करते हैं आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम निगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, यानी वैसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, वैसे वेक्टर्स को हम लोग निगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। ओके, जैसे मैंने इस एरो को चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो ये वेक्टर्स एक दूसरे के निगेटिव हो गए, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर हम ये सेंटेंस भी कह सकते हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, यहाँ पर भी मैंने क्या कि इसकी डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ भी कह सकते हो सी बराबर माइनस डी या डी बराबर माइनस
सी, ये भी दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हो गए। यहाँ पर मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब चेंज का मतलब इन्वर्ट कर दिया, अपोजिट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ भी कह सकते हो P बराबर -P या Q बराबर -P। तो ध्यान दीजिएगा कि वैसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स तो सेम हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट हैं, को हम लोग क्या कह रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कह रहे हैं। यानी A एंड B आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर कह सकते हो, C एंड D आर नेगेटिव वेक्टर्स, आप P एंड Q आर नेगेटिव वेक्टर। यहाँ नेगेटिव या यहाँ नेगेटिव नहीं लिखने की प्रथा है, ओके। तो ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से समझ सकते हो। और किसी वेक्टर के अगर हम नेगेटिव वेक्टर को चेंज मायने चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, किसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को प्राप्त करने के लिए हम उसकी डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देंगे विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा, अब ये नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, the negative vector of a vector is obtained by inverting its direction, without changing its magnitude, without changing in its magnitude. Without changing its magnitude. The negative vector of a vector is obtained by inverting its direction without changing its मैग्नीट्यूड। यानी उसकी बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए हम उसकी दिशा को क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये P वेक्टर है, इसके हम नेगेटिव वेक्टर को चाहते हैं तो दिशा को इन्वर्ट कर दो, ऐसे मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करना है, तो ये माइनस P हो गया। दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ P, दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ P। यहाँ पर हमारे पास सी वेक्टर है, हमको इसका नेगेटिव चाहिए तो इसकी डायरेक्शन को यानी इन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा -RC हो जाएगा। दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ सी वेक्टर एंड दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ पी वेक्टर। देख रहे हो मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं लिया है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव, इसका नेगेटिव कहेंगे इसको, इसका नेगेटिव कहेंगे इसको, ओके। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि सबट्रैक्शन के समय आपको इसकी जरूरत पड़ती है। फिर एक बार कह लो कि द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग इट्स डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। यानी बिना इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए जो वेक्टर प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे उस वेक्टर का। जैसे यहाँ पर ये P का नेगेटिव है, ये C का नेगेटिव है, ओके। तो कुछ रहा नहीं, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक शब्द है जीरो वेक्टर, जीरो, या इसको हम नल वेक्टर भी कहा करते हैं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इससे आप समझ सकते हो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होती है। द वेक्टर whose magnitude is zero, but direction is in determinate. It's called
नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। यानी वैसे वेक्टर को जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होती है, उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपने कहा कि a इक्वल टू माइनस बी, ए इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ से आप कह सकते हो, और यहाँ से कह सकते हो a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। a प्लस बी बराबर जीरो हो जाएगा, a प्लस बी बराबर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि दो निगेटिव वेक्टर्स का वेक्टर सम जीरो होता है ना। जैसे आपने लिखा सी इक्वल टू, जैसे आपने लिखा सी इक्वल टू माइनस डी लिखा आपने, ओके। तो यहाँ निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि सी प्लस डी बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर सपोज कीजिए कि सी है और ये वेक्टर सपोज कीजिए कि डी है, ओके। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो कहने का मतलब है कि दैट इज, यहाँ पर आसानी से कह सकते हो दैट इज दी, आगे की बात हम लोग यूज कर लेते हैं, दैट इज दी वेक्टर सम ऑफ, दैट इज दी वेक्टर सम ऑफ, दैट इज दी वेक्टर सम ऑफ टू negative vectors two negative vectors, negative vectors, two negative vectors gives null vector. Okay, the vector sum of two negative vectors gives null vector. दो negative vector का vector sum null vector हुआ करता है। तो देखिए कितना आसानी से आप इन सबको समझ सकते हो। जरूरी नहीं कि दो ही हो, कई सारे वेक्टर्स भी नल वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं, ओके। कई सारे वेक्टर्स मिलकर नल वेक्टर को प्राप्त बना सकते हैं। इसके बाद एक वेक्टर है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहा करते हैं, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नाम से ही आप देख सकते हो, परिचित हैं। यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा कि दी वेक्टर whose magnitude is unity, magnitude is a unity, is unity and direction is specific, is called, इसी को कहा करते हैं, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, मतलब एक है, और डायरेक्शन स्पेसिफिक है, जो उसकी डायरेक्शन है, किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इट हैज, इट ऐसे कह देते, इट लैक्स बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ना तो इसकी कोई यूनिट होती है और ना ही इसके कोई डायमेंशन होते हैं। ध्यान रखिएगा, इट लैक्स बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे अगर आपको कहना है तो ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर या डायरेक्ट लिख देते हैं आई कैप, और इसी को कहा करते हैं एक्स कैप, कॉमा जे कैप और वाई कैप एंड के कैप और जेड कैप। स्मॉल सभी हैं, सभी स्मॉल हैं। आर यूनिट वेक्टर, are unit vectors along
x axis, a y axis, and a z axis respectively. Z axis respectively. ओके, I जो वेक्टर है वो x के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और जो j वेक्टर है वो y के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और जो k वेक्टर है वो z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, यानी इनके मैग्नीट्यूड्स 1 है, I, j और k कैप, इनके मैग्नीट्यूड्स 1 है, जिनको आपने कहा, और स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गई, क्योंकि आपने इसको x एक्सिस कॉलम कहा, इसको y एक्सिस कॉलम कहा, इसको z, और इनमें आपने देखा कि ये लेग्स बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे मैंने सपोज किया कि ये x एक्सिस कह दिया, इसको x एक्सिस था, और इसके अलॉन्ग अगर कोई पार्टिकल जा रहा है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी किसी पार्टिकल की हम लोग I से लिख रहे हैं अलॉन्ग x एक्सिस, E इक्वल टू 10 I न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने इनके अलॉन्ग लिख दिया। B इक्वल टू मैग्नेटिक वेक्टर है 5 I न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, यानी B को हमने x एक्सिस को अलॉन्ग लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि हम वेलोसिटी के साथ भी I लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी I लिख रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी I लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसके कोई यूनिट्स और कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, इनके कोई यूनिट और डायमेंशंस नहीं होते हैं। आसानी से समझ सकते हो, इट लैक्स बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। ना तो इसके कोई यूनिट होते हैं, ना ही इसके कोई डायमेंशंस होते हैं। ओके, I J K याद कर लो। इसको कभी कभी x कैप, y कैप और z कैप भी लिखते हैं, कैप से लिखते हैं, इसको कैप पढ़ा करते हैं, इसको कैप पढ़ा करते हैं। ये जो है वो कैप है, ये इसको कैप कह सकते हो, यानी कैप CAP भी यूज कर सकते हो, और इसको हम अप एरो भी कह सकते हैं, अपवर्ड एरो भी कह सकते हैं, अपवर्ड एरो भी कह सकते हैं, और हम इसको कैरेट भी कह सकते हैं, कैरेट भी कह सकते हैं। ओके, तो I J के और किसी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का हम भाग ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर is obtained by dividing a vector with its magnitude। ध्यान रखिएगा, with its magnitude। जैसे सपोज कीजिए कि हम ए वेक्टर की यूनिट वेक्टर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ए कैप जो बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, हम इसको बोर्ड में भी लिख सकते हैं, उतना आप होशियार हैं, बाई ए कैप। ओके, हम आर का यूनिट वेक्टर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेक्टर आर बाई आर, और इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई आर मोड। तो किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, वेक्टर से हम उसके मैग्नीट्यूड का भाग ले देते हैं, वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड का भाग लेते हैं। इसकी जरूरत आपको अक्सर पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना चाहते हो, जो कि E है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R, ये पॉइंट P है, और इसको आपने A कहा है, तो एकदम दावे के साथ कह सकते हो कि E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। हम न्यूटन पर कूलम ऐसे लिख देते हैं अलॉन्ग AP। ये भी सही है,
लेकिन अगर हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। आसानी से कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, देख लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, इसका मतलब ई और आर के बीच का एंगल 0 है। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपने रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे, यहाँ नहीं नेगेटिव यूज करेंगे, लेकिन लिखेंगे पी ए। अब पी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें तब यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे, और अब सही है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव साइन इस बात का इंडिकेटर है कि ई और आर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, एक दूसरे के अपोजिट। तो कहीं भी आप यूनिट वेक्टर्स को लिख सकते हो, किसी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर को लिख सकते हो। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। ओके, और पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर p है, जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। आपको याद होगा जब हम इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और जो आर वेक्टर है वो इसी के अपोजिट है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर हो जाया करता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस m ओमेगा स्क्वायर r और r कैप, r कैप, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस m v स्क्वायर बाई r कैप। तो यहाँ ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि F और R के बीच का एंगल 180 डिग्री है, और है, यानी ये एक्सिस यानी सेंटर की ओर होने के कारण इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड, ये किसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में हम उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे देंगे। तो कहीं कुछ नहीं रहा, आपने यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लिया, आपने नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन कर लिया, आपने जीरो वेक्टर को डिफाइन कर लिया, आपने इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन कर लिया। तो इसको पढ़िए और अपने मित्रों से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें, अच्छा रहेगा, एकदम इजी वे में आप समझ रहे हैं। ओके, थैंक यू।